हेलो एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस। माय नेम इज़ कृष्णा, दिस इज़ मी। टारगेट है हमारा GS4 में 120 प्लस, इनफैक्ट GS में 450 प्लस, ऑप्शंस में 300 प्लस। इस लेवल पे हम कट ऑफ ले जाएंगे जो कि आज की डेट में टॉपर्स के मार्क्स हैं। इसका एक ही तरीका है, जब आप सिनॉप्सिस की वेबसाइट ये ओपन करते हो तो यहाँ लिखा हुआ है पहली लाइन, नो नॉनसेंस। अगर आप नॉनसेंस हटा दो, गार्बेज मटेरियल हटा दो, तो फिर आपके पास ओनली 30% मटेरियल बचता है। क्वालिटी टीचिंग इसी से आ सकती है, कोई शॉर्टकट नहीं है। यहाँ पर स्टैंडर्ड बुक रीडिंग है। GS4 के लिए जो सोर्सेज रेफ़र किए गए हैं उसमें MIT का जो GS4 है, यूरोपियन सोसाइटी फॉर एथिक्स है, उसको लेकर ये कंटेंट प्रिपेयर किया गया है। साथ में इंटरनेट ऑब्वियसली रहेगा, और जो आपकी 2 बेसिक बुक्स हैं उनकी तो हमने हेल्प ली ही है। तो सिलेबस में अगर हम देखें GS पेपर 4 में एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो पहला जो टॉपिक है वो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस की बात करता है। तो इसमें अगर हम देखें, पहला है एसेंस, डिटर्मिनेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। तो हम इसकी बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स को हम एक साथ समझते हैं। देखो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम एसेंस की बात करते हैं। एसेंस का मतलब होता है सार, ठीक है, कि ये सब्जेक्ट है क्या, किस बारे में है। तो अल्टीमेटली हमें पढ़ना एथिक्स है, एथिक्स डेवलप करना है, तो हमें उसका कुछ सेंस होना चाहिए या एसेंस होना चाहिए। इसको बनाने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए हमें चाहिए होते हैं कुछ फैक्टर्स, उनको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, जो डिटरमाइन करते हैं। अगर हम कहें A डिटरमाइंस B, अगर A की प्रेजेंस है तो ही B होगा। अगर आप पढ़ोगे तो ही IAS बनोगे, अगर आप नॉनसेंस नहीं पढ़ोगे तो ही IAS बनोगे। तो ये फैक्टर्स हुए जो डिटर्मिनेंट्स हैं। फिर एसेंस आने के बाद कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसके, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स इन ह्यूमन एक्शन। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर आप ये देखो, ये तीनों चीज़ें हैं जो इंटर रिलेटेड हैं। अगर हम बात करें कॉन्सिक्वेंसेस, अगर हमारे कॉन्सिक्वेंसेस फाइनल हैं, जैसे मुझे फूड सिक्योरिटी देनी है, ठीक है, फूड सिक्योरिटी अगर मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ और लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो व्हाट आई विल डू कि मैं जो अपना पॉलिटिकल सिस्टम है उसको चेंज करना चाहूँगा। मतलब अगर मेरे कॉन्सिक्वेंसेस फिक्स्ड हैं तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग एसेंस भी डिफ़ाइन करूँगा, उसके अकॉर्डिंग डिटर्मिनेंट्स भी डिफ़ाइन करूँगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मुझे फूड सिक्योरिटी चाहिए, तो उसके लिए मेरा एसेंस क्या है, सबके हाथ में खाना हो। उसके लिए मुझे डिटर्मिनेंट में क्या करना पड़ेगा, पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम कैपिटलिज्म टू काइंड ऑफ सोशलिज्म, ताकि लोग अगर काम नहीं भी कर रहे हैं तो कैपिटलिस्ट से थोड़ा सोशलिस्ट सोसाइटी की तरफ आपको टिल्ट होना पड़ेगा। तो ये एक 2 वे प्रोसेस है। डिटर्मिनेंट से आपकी एसेंस आती है, एसेंस से आपके कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, और कॉन्सिक्वेंसेस से आप अपोजिट डायरेक्शन में जाकर डिटर्मिनेंट्स भी डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने अपने लिए कॉन्सिक्वेंस डिसाइड कर लिया कि आपको IAS बनना है, ठीक है, तो इसके लिए एसेंस क्या है, आपको पढ़ने की हैबिट डालनी पड़ेगी, ठीक है, आपको अच्छी बुक्स लेनी पड़ेगी, अच्छे, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो वो ज्वाइन करना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होना पड़ेगा। और उसके लिए जो आपके डिटर्मिनेंट्स हैं वो यही है कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होंगी जिनको आप फॉलो करके एथिक्स का या स्टडी का एसेंस डेवलप कर सकते हो। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट इंटर रिलेटेड हैं, तभी सिलेबस में एक साथ लिखे हुए हैं। तो एसेंस होता क्या है, एसेंस की अगर हम बात करें, एसेंस को अगर आप लिटरल सेंस में डिफ़ाइन करने की कोशिश करो तो दिस इज़ द इंट्रिंसिक नेचर। इंट्रिंसिक मतलब अंदर का, मतलब इसका मतलब भी वही है, ठीक है, इंट्रिंसिक नेचर या फिर इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी ऑफ समथिंग जो उसका कैरेक्टर डिसाइड करे। जैसे अगर आपको जहर खाना है, ठीक है, खा लो, बहुत लोग खुशी खुशी खा लेते हैं। जैसे सिविल्स की तैयारी का करने का आपने जिस दिन डिसीजन ले लिया, वो जहर खाना हुआ, तो जहर का इंट्रिंसिक नेचर ही जहरीला है, आपको मारेगा अंदर से, ठीक है। तो एसेंस वही चीज़ होती है जो किसी पर्टिकुलर चीज़ का, समथिंग, उसका कैरेक्टर डिटरमाइन करे, उसके बारे में बताए। तो एथिक्स का एसेंस क्या है, एथिक्स का एसेंस जो है वो हम बात करते हैं राइचियसनेस या फिर रॉन्गफुलनेस की बात करते हैं। और राइचियसनेस को आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो राइटफुलनेस या फिर रॉन्गफुलनेस। तो एथिक्स एक ऐसी सिस्टमेटिक स्टडी है ह्यूमन एक्शन की जो कि उनको देखता है सही या गलत के पर्सपेक्टिव से, उसके नज़रिए से, उसके एटीट्यूड से। तो एथिक्स इसी बारे में है। अल्टीमेटली आपको एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है, ऐसे कोड ऑफ कंडक्ट, ऐसे कोड ऑफ प्रिंसिपल्स डेवलप करने हैं जिनकी वजह से आप ये क्लियरली बता पाओ कि ये सही है और ये गलत है। यही आपका एथिक्स का मेन एसेंस है। तो एथिक्स का जो मेन चीज़ है ये आप कब कर रहे हो, एक सोसाइटी
कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स जो सोसाइटी अपने ऊपर रखती है, अपने ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करती है कि अगर ये है तो हम हैं, फाइन, जो उस सोसाइटी के बिहेवियर गाइड करती है, चॉइस और एक्शंस गाइड करती है। जैसे अगर हम एक खाप पंचायत की बात करें तो खाप पंचायत की भी अपनी कुछ एथिक्स होंगी। एथिक्स की जो हमने बात की ना, इट इज़ वैल्यूज़ ऑफ अ सोसाइटी, ठीक, वैल्यूज़ ऑफ अ सोसाइटी, जो एक सोसाइटी अपने लिए बनाती है वो उसकी वैल्यूज़ है, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है। एक अगर कोई अंडरवर्ल्ड सोसाइटी है तो उसकी अपनी अलग वैल्यूज़ होंगी, उसके लिए किडनैपिंग सुप्रीम वैल्यू हो सकती है, ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा, ठीक है। और एक जो आपकी कोई रिलीजियस सोसाइटी हो सकती है, उसकी अपनी अलग वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो ये चीज़ें आपकी सोसाइटी टू सोसाइटी वेरी करती हैं, इसलिए जो एथिक्स है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेटेड है। कभी भी आप देखोगे एथिक्स में हमेशा सोसाइटी की बात होती है और राइटफुलनेस और रॉन्गफुलनेस बताता है एथिक्स एक सोसाइटी का, जो उसके बिहेवियर, चॉइस और एक्शन को डिटरमाइन करता है। यही एथिक्स का मेन एसेंस है। प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं, अब आपको एथिक्स बनानी है तो उसके कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं, उसको हम मैक्सिम्स कहते हैं, MAXIM, मैक्सिम भी कहते हैं। 14 प्रिंसिपल या 14 मैक्सिम्स ऑफ एथिक्स पूछे जा सकते हैं। तो पहली चीज़ तो एथिकल स्टैंडर्ड्स क्लियर होने चाहिए, आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि मैं इस सोसाइटी का हूँ, मेरी सोसाइटी के जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो क्लियर हैं। जैसे खाप पंचायत के जो एथिकल स्टैंडर्ड हैं, जैसे लव मैरिज बैन है, लड़कियों को मोबाइल फ़ोन रेस्ट्रिक्टेड हैं, ठीक है, काइंड ऑफ हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, शॉर्ट्स पहनना रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये चीज़ें ना बहुत क्लियर कट डिफ़ाइन होनी चाहिए, यहाँ पर एथिकल स्टैंडर्ड्स क्लियर होने चाहिए। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ खाप पंचायत, ठीक है, इसके अलावा आप कोई पॉजिटिव सोसाइटी लो या फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन ले लो, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भैया लव मैरिज करो ना करो आर्टिकल 21 है, लोगों के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। मोबाइल आर्टिकल 21 है, शॉर्ट्स पहनना ना पहनना ये आपके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आ सकता है, किसी चीज़ में आ सकता है। तो ये वेल डिफाइन आपने कर दी, ठीक। लेकिन लोग इन एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे क्यों? कभी भी कोई भी स्टैंडर्ड्स तब फॉलो किए जाते हैं जब उनके वायलेशन के लिए कुछ होते हैं पनिशमेंट, ठीक है। अगर पनिशमेंट नहीं हुए या उसके वायलेशन के लिए सैंक्शंस नहीं हुए तो फिर वो स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जाएंगे। तो इस वजह से ये जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन करना चाहिए एक लीगल फ्रेमवर्क में। और लॉ और एथिक्स का जो मैंने आपको डिफरेंस बताया था, लॉ इज़ कोडिफाइड एथिक्स, ठीक है। लॉ वायलेट करने पर आपको पेनल्टी देनी पड़ सकती है, जेल जाना पड़ सकता है, फांसी भी हो सकती है। तो अगर आप खाप पंचायत के पार्ट हो और आप उसके लॉ वायलेट करते हो तो फिर आप जानते हो वहाँ क्या हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ वायलेट करते हो तो आप जानते हो लॉ इज़ समथिंग जो कोडिफाइड एथिक्स आप कह सकते हो, ठीक है। इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो तीसरा जो प्रिंसिपल है, एक पर्सन को अवेयर होना चाहिए अपने राइट्स और ऑब्लिगेशंस के लिए। जैसे हम सिटीजनशिप का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ हम ये चीज़ बात करते हैं कि जो सिटीजन है उसके पास राइट्स भी होते हैं, ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। लोग अपने राइट्स की बात तो करते हैं कि भैया हमें हमारे अधिकार दो, हम कुछ नहीं करेंगे, बैठेंगे, लेकिन ऑब्लिगेशंस, ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। जो डिओंटोलॉजिकल एथिक्स है इमैनुअल कांट की, वो मेनली एथिक्स को ऑब्लिगेशंस या ड्यूटी के कॉन्टेक्स्ट में डिफ़ाइन करते हैं। तो एथिक्स हमेशा जब भी आप बनाना चाहो तो दो चीज़ें आपको बहुत ही क्लियर करनी पड़ेंगी। एक तो आपको राइट्स तो ठीक है कि भाई इंसान को बताओगे कि आपके ये राइट्स हैं, लेकिन एथिक्स हमेशा ऑब्लिगेशन से बनती है, आपको हमेशा ड्यूटीज़ बतानी पड़ेंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो है डिसीज़न मेकिंग जहाँ हो रही है वो प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और स्क्रूटनी के लिए ओपन होना चाहिए। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या चीज़ लिखी हुई है, देखो जैसे डिसीजन मेकिंग, सिलेबस में एक टॉपिक लिखा हुआ है, GS4 की ही बात करते हैं, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फ़ंड, ठीक। तो पब्लिक फ़ंड के लिए डिसीजन मेकिंग है। सपोज़ मेरे हाथ में पावर है, जब मैं सर्विस में था टेंडर निकालने होते थे। सपोज़ अगर मैं बहुत छोटा टेंडर 2 करोड़ का ही टेंडर निकाल रहा हूँ, अब मैं जाके इसमें से कहूँ कि 20% मेरा शेयर है, तो ये तो मेरी डिसीजन मेकिंग हो गई, ठीक है। तो डिसीजन मेकिंग तो मैंने कर ली, मैंने अपने से डिसाइड कर लिया और ये ट्रांसपेरेंट है, मैं इसको हो सकता है डिक्लेयर भी कर दूं। लेकिन क्या मैं इसकी स्क्रूटनी कराना चाहूँगा? तो कभी भी आप देखोगे जो यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फ़ंड है वो हमेशा एसोसिएट होता है ऑडिट से। अगर ऑडिट सिस्टम एब्सेंट है तो फिर ये चीज़ें चलेंगी। और एक्चुअल में होता क्या है कि ऑडिट सिस्टम बहुत अच्छे से काम नहीं करता है। ये सेकंड ARC ने अपने ऑडिटिंग की जो चैप्टर है उसमें काफ़ी अच्छे से इस बारे में बात की है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑडिट के बारे में बात करता है। तो बात यही है कि जो भी आप खर्चे कर रहे हो, अगर आप उसको ऑडिटर के सामने जस्टिफाई कर देते हो तो फिर आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो एक फ्रूटफुल रिज़ल्ट दे सकती है। तो सेकंड ARC की जो पॉइंट्स हैं आप वहाँ मेंशन कर सकते हो अगर आपको एग्जांपल्स देने।
इसके बाद एक और जो इम्पॉर्टेंट इशू आता है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के इंटरेक्शन के लिए क्लियर गाइडेंस होनी चाहिए। जब भी आप सिविल सर्विसेज में काम करोगे तो आपको हमेशा एक चीज़ आएगी, जो आप काम कर रहे हो दैट इज़ पब्लिक सेक्टर, ठीक है, दैट इज़ पब्लिक सेक्टर, ठीक। पब्लिक सेक्टर है या गवर्नमेंट, आप मेनली इसको गवर्नमेंट मान के चलो, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, ठीक। तो सपोज़ आपने टेंडर दिया, आप कहीं के डीएम हो, आपको कहीं कुछ बनवाना है, तो आपने उसके लिए एक एडवर्टीज़मेंट निकाला न्यूज़पेपर में, फिर टेंडर आया, निविदा होती है जो कि भैया हमें यहाँ पर ये बिल्डिंग बनवानी है, कौन कौन आके बना सकते हैं, उसको लोएस्ट प्राइस में आप बनाना है। तो ये जो इनके इंटरेक्शन है ना, वो बहुत ही वेल डिफाइंड होने चाहिए। जैसे टेंडर प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, L1 को हमेशा ही टेंडर दिया जाता है। जो L1 मतलब लीस्ट कॉस्ट नंबर 1, जिसकी लीस्ट कॉस्ट नंबर 1 है, उसको ही टेंडर दिया जाएगा। लेकिन अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं तो फिर L2 को जा सकता है, L2 की क्वालिटी अच्छी नहीं तो L3 को जा सकता है। तो अगर ये जो पॉइंट्स हैं, ये गाइडलाइंस फॉर इंटरेक्शन ये क्लियर नहीं है, तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि हो सकता है कोई मंत्री अपने भाई भतीजे को टेंडर दे दे या अपनी ही कंपनी को दे दे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो एक केस चला था कि जो आपके सिगरेट के बॉक्स हैं या फिर जो आपके स्मोकिंग चीज़ें हैं, उसमें क्या एक पिक्टोरियल वार्निंग के ऊपर बात की गई थी कि 85% एरिया में वार्निंग होनी चाहिए। तो उसके लिए आपने जो देखा होगा सबसे बड़ा जो प्रतिरोध आया था, विरोध आया था, वो खुद ऐसे मिनिस्टर की तरफ से आया था जिसकी खुद की सिगरेट की कंपनीज चला करती थी। तो ये आपको हमेशा से इस तरह के स्टैंडर्ड्स क्लियर रखने चाहिए, नहीं तो वायलेशन होगा और आप सेंस ऑफ एथिक्स डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है, मैनेजर, लीडर एंड एडमिनिस्ट्रेटर। सिलेबस में तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं ये, ठीक है। तो जो इनके एथिकल कंडक्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए, इनको डिमॉन्स्ट्रेट करने चाहिए और प्रमोट करना चाहिए। अगर हम UPA2 वर्सेस NDA2 की बात करें, दोनों ही PM ऑनेस्ट हैं। आप उनके पर्सनल कैरेक्टर पर तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन जो पहले के PM थे वो कहीं ना कहीं डिमॉन्स्ट्रेट तो करते थे कि मैं ऑनेस्ट हूँ, लेकिन वो प्रमोट नहीं कर पाए। तो वहाँ पर आपको करप्शन दिखेंगे, 2G स्कैम, कोल स्कैम, फलाना डिमका, तो ये सारी चीज़ें दिखेंगी। तो आपको ये हमेशा से ध्यान रखना है, मैनेजर, लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर तीनों लोगों को ये काम करना है। लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर में जो डिफरेंस होता है, लीडर क्या होता है कि लीडर एक नया स्ट्रक्चर इनिशिएट करता है, ठीक है, नए रूल्स, नए प्रिंसिपल्स बनाता है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, उन स्ट्रक्चर्स को एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। एग्जीक्यूट करना ही करना है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और जो मैनेजर है, फाइनली एग्जीक्यूट करने में जो मैनेजमेंट का काम होगा वो ये करता है। तो ये चीज़ खैर एक अलग से सिलेबस का टॉपिक है, वहाँ हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो एसेंस ऑफ एथिक्स में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी, जो भी सिलेबस में दिया हुआ है वो एज सच आप इम्पॉर्टेंट समझ सकते हो, सब कुछ ही है एथिक्स के एसेंस में, ठीक। फिर जो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स हों, इनको भी, ऐसा नहीं कि जो पर्सन, ये जो पॉइंट है ये पर्सन की बात करता है, ठीक है। मैनेजर, लीडर और एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर क्या है, ये जो प्रिंसिपल्स हैं, तो ये चीज़ें हैं, इनको भी एथिकल कंडक्ट प्रमोट करना चाहिए। देन इसके बाद अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म एडिक्वेट होनी चाहिए। अब अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म होते क्या हैं, आपने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि जो जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हम अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दो चीज़ों को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं, ठीक है। हमें पता ही नहीं होता कि ये क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, तो क्यों हैं, इनका कैसे यूज़ करना है। देखो, अकाउंटेबिलिटी मेरी हो सकती है मेरे बॉस के लिए, ठीक है, नेता की हो सकती है पब्लिक के लिए, मतलब अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स समवन, किसी के प्रति आप अकाउंटेबल हो सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये हुई आपकी ड्यूटी, आपको क्या ड्यूटी दी गई। मतलब जैसे मुझे, अगर सपोज़ अगर मैं एक बैंक PO हूँ और या बैंक क्लर्क हूँ और मुझे कहा गया कि 500 अकाउंट्स खोलने हैं एक दिन में, तो मेरी ड्यूटी हुई। अब ये मैं शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी शेयर्ड, अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी शेयर्ड, ये शेयर नहीं की जा सकती। मैं 4 लोगों को कुछ पैसे दे सकता हूँ, उनको कहूँगा 125 आप खोलो, 125 दूसरा, तीसरा, चौथा ये लोग खोलेंगे, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हम डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो पूरा कंपाइल करके मुझे अपने बॉस को शाम को बताना पड़ेगा कि भैया देखो हमने इतने अकाउंट खोल दिए। तो उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है कि वो मैंने कैसे किया था, अल्टीमेटली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी हुई दिखनी चाहिए। देन अपार्ट फ्रॉम दैट अप्रोप्रिएट प्रोसीजर्स एंड सैंक्शंस होने चाहिए, तभी आप मिसकंडक्ट से डील कर पाओगे। सपोज़ जैसे जो ये प्रोसीजर और सैंक्शंस हैं, जब हम पढ़ेंगे तो इसमें एक जेरमी बेंथम और JS मिल्स, इनकी जो हम एथिक्स पढ़ते हैं, यूटिलिटेरियनिज़्म,
ठीक है। उपयोगितावाद ये कहती है कि मैक्सिमम लोगों का भला होना चाहिए, चाहे 4 लोगों का बुरा ही क्यों ना हो जाए। जैसे आप देखते हो कि रेप केस हुआ तो वहाँ पर फिर आप हैंगिंग की बात करते हो, डेथ पेनल्टी की बात करते हो। डेथ पेनल्टी के ऊपर जो पूरा एथिकल डिबेट चलती है वो यही कहती है कि मतलब इंसान को इस तरह मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए। अगर कोई रेप कर चुका है तो आप क्यों ना उसके जो सेक्सुअल पार्ट्स हैं उनको आप डीएक्टिवेट कर दो कुछ इंजेक्शंस लगा के, या उसको मारने की क्या नीड है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल में आती हैं, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जॉन रावल्स की, ठीक है, वो इसी के इर्द गिर्द घूमती है। अरिस्टोटल और प्लेटो ये सैंक्शंस की बात करते ही हैं, प्लेटो नहीं अरिस्टोटल बात करता है इस बारे में। एथिकल सुपरविज़न अवेलेबल होना चाहिए पब्लिक सर्वेंट्स के लिए। एथिकल सुपरविज़न मतलब जैसे 2013-14 में आपने देखा होगा अन्ना हजारे का जो आंदोलन चला था लोकपाल का, ठीक है। तो 3 चीज़ें होंगी पब्लिक सर्वेंट को। एक तो एथिकल्स जो सुपरविज़न है क्या होगा, एक तो उसको मॉनिटर करे, ठीक है, कि भैया ये एथिकली सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। दूसरा उसको गाइड करे, क्योंकि जो एथिक्स के साथ एक ख़ास बात है ना, एथिक्स हमेशा दिक्कत ये होती है कि एथिक्स में आप सैंक्शंस इजीली नहीं लगा सकते हो, क्योंकि एथिक्स के लिए जो चीज़ होती है दैट इज़ कोड ऑफ एथिक्स, और कोड ऑफ एथिक्स इज़ समथिंग दैट इज़ जिसको कि आप पनिशमेंट या फिर नॉन क्या कहेंगे उसको, बाइंडिंग, नॉन बाइंडिंग इन नेचर है, ठीक है। तो इनके लिए हमेशा एथिकल सुपरविज़न होना चाहिए जो लोगों को मॉनिटर भी करे, मोटिवेट भी करे और गाइड भी करें। तो इस तरह से आप एसेंस ऑफ एथिक्स डेवलप कर सकते हो, और आपको अब समझ में आया होगा कि सिलेबस का पहला टॉपिक है। ऑल्दो इस टॉपिक में अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा तो सीधे ही पूछेगा राइट शॉर्ट नोट ऑन एसेंस ऑफ एथिक्स, अदरवाइज़ ये फिर सीधे आपके केस स्टडीज़ के काम आते हैं। तो फिर अगले लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट ऑफ एथिक्स की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, माई नेम इज़ कृष्णा। टारगेट यही है, आई होप कि आपको ये समझ में आता होगा कि मतलब अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं है। 450 प्लस अगर हम जाना चाह रहे हैं तो अनरियलिस्टिक टारगेट नहीं है। आप एक चीज़ ज़रा सोचो कि क्यों मार्केट में इतना मटेरियल, इतनी टेस्ट सीरीज़ होने के बाद भी जो कट ऑफ है दैट इज़ लेस देन 50%, ऐसा क्या गड़बड़ है उसमें। तो अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये लेक्चर कैसा है उसको आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस लेक्चर को फॉलो करें। हिंदी का जो लेक्चर है वो रीडेफ एजुकेशन आप वहाँ पर फॉलो कर सकते हो। रीडेफ एक अलग इंस्टीट्यूट है जहाँ पर हम हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए और अंग्रेजी में और भी क्वालिटी मटेरियल लाने के लिए वी आर वर्किंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।